स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। क्वेश्चन नंबर 181 सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग कर रहे थे। ये मेंस के क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था उस दिन लास्ट क्लास में, और इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे मैं आपको अपनी नोटबुक दे रहा हूँ और क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 181 कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला सवाल है 184। क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं अपनी नोटबुक पे ले जाऊंगा, ध्यान दीजिए। 184 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। क्वेश्चन है सिग्मा समेशन पर बेस्ड सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 1 आर फैक्टोरियल इज, और आर का वैल्यू 1 से 20 तक है। 1 से 20 आर है, आर स्क्वायर प्लस 1 आर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिए। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 20 आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है और बताना है आंसर कितना होगा। तो देखिए, सिग्मा समेशन जब थ्योरी डिस्कस की थी तो सिग्मा समेशन की बात आई थी, तो इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा कि ये जो आर का टर्म रैंडम चल रहा है ये गायब हो जाए। देखिए, सिग्मा समेशन पे थ्योरी पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि हमारा टारगेट ये रहना चाहिए सवाल करते समय कि जो ये फ्री टर्म्स होते हैं इनमें आर यूज ना, क्योंकि आर एक वेरिएबल है, वो हर टर्म के साथ बदले। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि इस आर को किसी तरह यहां से हटाऊं और इसको फैक्टोरियल में इन्वॉल्व करूं। अब फैक्टोरियल में इन्वॉल्व करने का लॉजिक भी आप सब जानते हो, क्लियर है बिल्कुल, कि आर फैक्टोरियल को अगर आर प्लस 1 मिल जाए बगल में तो वो आर प्लस 1 फैक्टोरियल में मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही टारगेट यूज करके देखिए इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब मैं इस आर स्क्वायर प्लस 1 को लिख दे रहा हूं आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर माइनस 2 आर इंटू आर फैक्ट। कुछ ऐसे मैंने इसको जमाया। क्या चेंज करना चाहता हूं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। मैं ये जो टर्म है शुरू के 3, इनको आर प्लस 1 के होल स्क्वायर में बदलना चाहता हूं, और ये जो लास्ट में माइनस 2 आ रहा है ये अपनी जगह पे रहेगा। कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, ध्यान देते रहे। और अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 20 आर प्लस 1 स्क्वायर आर फैक्टोरियल माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 20 2 आर आर फैक्ट। ये है फॉर्मेट सवाल का, मॉडिफाइड फॉर्मेट। और अब ध्यान दीजिएगा, जब आर फैक्टोरियल में आर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो तो आर प्लस 1 मल्टीप्लाई होने से ही आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाए। यानी नेक्स्ट लाइन में मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आर प्लस 1 और आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। मैंने क्या किया बताता रहूंगा मैं। ये आर प्लस 1 मेरे पास 2 बार थे, एक आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल में अटैच हो गया है आर प्लस 1 का फैक्टोरियल बनाने के लिए, और दूसरा आर प्लस 1 ये लिख। ठीक, और आगे जो टर्म है उनको भी देखते रहिए। ये हो जाएंगे सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 20 आर आर फैक्टोरियल माइनस सिग्मा आर बराबर 1 to 20 आर आर फैक्टोरियल। मैंने क्या किया सुनिए ना, मैंने ये 2 आर आर फैक्टोरियल था तो मैंने इसको आर आर के 2 पार्ट में ब्रेक। अब जो मैं करने वाला हूँ, जो दिमाग में मेरे चल रहा है उसको, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके के सवाल जो फैक्टोरियल पे बेस्ड होते हैं वो इंटरनल टर्म कैंसिलेशन पैटर्न पे अच्छे सॉल्व। ये नाम मैं 2-3 सवालों से लगातार ले रहा हूं, इंटरनल टर्म कैंसिलेशन। तो यहां पर भी मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं इन दोनों सिग्मा को अटैच कर दूं, आपस में जोड़ दूं, तो आप एक बार देखना ध्यान से, ये क्या बनेंगे पेयर फॉर्म में। आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर आर फैक्ट। क्या है इनमें खास, अभी बस एक सेकंड में लिख लूं पूरा। ये बन गया, ये तारीफ कर दिया मैंने। और दूसरा ये जो बगल में लिखा है सिग्मा आर बराबर 1 to 20, अगर इसको ध्यान से आप देखो ये भी बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि ये बन जाएगा, अगर सिग्मा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 का फैक्टोरियल, 2 2 का फैक्टोरियल, 3 3 का। क्या कर लोगे आप, इसको भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसमें भी इंटरनल टर्म कैंसिलेशन चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। इस आर को मैं लिख दे रहा हूं आर प्लस 1 माइनस 1। देखते जाएं मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट लाइन में। अब ये पहला टर्म जो है इसको तो ज्यों का त्यों मैं उतार दे रहा हूं भैया, इसको तो अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अपने बेस्ट मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने लिखा हो, ये तो अलग कर दीजिए आप, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला टर्म है उसको अभी एक बार ब्रेक करने दीजिए। ये आर प्लस 1 जब आर फैक्टोरियल को मिलेगा तो बन जाएगा आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, और जब 1 मिलेगा आर फैक्टोरियल को तो बन जाएगा आर फैक्टोरियल। अब देखिए, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर वहां। ये पेयर की क्या महिमा होती है सुनिए, पेयर में क्या खास। जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे अब इस क्वेश्चन में, तो ये जो पहला वाला टर्म है ना आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 1 लगाने पर बन जाएगा 2 into 2 का, ठीक है, 2 into 2 का फैक्टोरियल। गौर करते रहिए। फिर बनेगा 3 into 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 into 4 का फैक्टोरियल। और मेरे बच्चों, इसके बगल में जो ये यमदूत बैठा रखा है ना, जब इसमें r बराबर 1 2 3 लगाऊंगा तो पहले ये बनेगा 1 टाइम्स 1 का फैक्टोरियल और फिर 2 टाइम्स 2 का फैक्टोरियल। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब आप सिग्मा समेशन करेंगे तो आपको 1 से लेकर 20 तक सब कुछ लगाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें। तो कैसा लुक आएगा एक बार देखिए। ये 20 टर्म है, इसमें आप r की जगह 1 से 20 तक लगाते जाएंगे। सिग्मा का मतलब होता है आपको 1 से 20 तक r बदल बदल के ऐड करना है, और इस सिग्मा में भी आपको 1 से लेकर 20 तक लगाना है टर्म्स को।
अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं तो ये कैसा लुक देगा, एक बार वो मैंने ना पूरे सवाल को अपने माइंड में बना ली, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार बच्चे ने माइंड सेट कर लिया अपना तो फिर वो बिल्कुल स्मूथली कर लेता है। ये आपका पहला पैकेट बना, ठीक है। और माइनस के बाद ये दूसरा ब्रैकेट बना r+1 फैक्टोरियल माइनस r के, मैंने 2 पैकेट, और सिग्मा को होल ओवर बाहर कर दिया मैंने, सिग्मा 1 to 20 बाहर से लिख दिया क्योंकि दोनों में वही सिग्मा लगना है भाई। अब मैंने इसको एक कंप्लीट टर्म के रूप में दिखा दिया। इसमें r जो इस्तेमाल हो रहा है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये जनरल टर्म है ना, या आरथ टर्म है, टी आर है, और टी आर में आर की जगह 1 से लेकर 20 तक वैल्यू में बदलता रहूंगा और मुझे आउटकम मिल। यहां तक की कहानी तो खूबसूरत है। अब वैल्यू लगाते हुए देखिए मुझे, जब मैं आर की जगह 1 लगाऊंगा बच्चों तो जो T1 आएगा एक बार उसके दर्शन कीजिए आप लोग, क्या बने 2 into 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 into 1 का फैक्टोरियल एक ब्रैकेट में बनेगा, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का, एक टर्म ये बना, ठीक है। अब T2 देखिए, जब मैं आर को 2 लगाऊंगा तो ये बनेगा 3 into 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 into 2 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 2, अगला ये बना। और जब आर की जगह मैं 3 लगाऊंगा तो बनेगा 4 into 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 into 3 का फैक्टोरियल एक ब्रैकेट में, माइनस 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल दूसरा। अब ऐसे ये टर्म बनते जा रहे हैं, और आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे ही करते करते जब मैं अंत में 20 लगाऊंगा ना बच्चों, T20 निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा 21 into 21 का फैक्टोरियल, समझ गए होंगे, क्योंकि आर की जगह 20 लगा के 21 बनेगा ना, 21 का फैक्टोरियल माइनस 20 का, ये मेरा लास्ट ब्रैकेट, और माइनस के बाद 21 का प्लस 20 का। अब गौर करें, हमें क्या करना था, हमें सिग्मा निकालना है ना। मैंने क्या किया, इस टर्म का सिग्मा निकालना था, तो मैंने r बराबर 1 2 3 लगा के आपको सारे टर्म दर्शन करा, आपके सामने T1 T2 T20 सब बैठे, इनको जोड़ दीजिए, वही सिग्मा है भाई। सिग्मा करने का मतलब यही है ना कि आप इनको जोड़ना चाहते हैं। अब आइए चलिए इनको ऐड करते हैं, सब एक साथ दिखाता हूं मैं आपको, ये सारे टर्म आपके मुंह के सामने हैं, इन सब का समेशन ही हमारा टारगेट। तो मेरे बच्चों, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका लुक मैंने जिस तरह से जमाया है, अब मैं उसका फायदा दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैंने मेहनत करके इसको अरेंज करके पहले ऐसा बनाया, फिर इसको इस फॉर्मेट में चेंज किया, फिर ऐसा लुक दिया, अंत में इनको ऐसा लुक दिया, और फाइनली इस टर्म को भी तोड़ करके ऐसे माइनस फॉर्म में दिखाया। तो इस माइनस में लिखे हुए फॉर्मेट की बड़ी महिमा होती है साहब, इसको ध्यान से देखें आप। ये जो दो टर्म माइनस में पेयर बना बना के चलते हैं ना, ये इंटरनल टर्म कैंसिलेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इंटरनल टर्म कैंसिलेशन क्या होता है, इस सवाल में भी आपको बताता हूं। अब जब आप इन सबको जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इंटरनल टर्म कैंसिलेशन क्या होता है। ये देखिए, अब ये पेन मेरा तलवार बन चुका है, ये टर्म ऐसे धड़ाधड़ उड़ते और बड़े आराम से आप जोड़ पाए। पहले ब्रैकेट की केवल 2 ही टर्म बचे, 21 फैक्टोरियल माइनस 1 टाइम्स 1, गौर करते रहे। और माइनस के बाद भी इसी प्रकार का संग्राम होगा, ये देखिए, ये उड़ते चले गए, और अंत में बचा 21 का फैक्टोरियल माइनस 1 का, ठीक है ना। और अब एक लाइन मुझे और लिखने का अगर आप मौका दे दें तो ये हो जाएगा 21 बार 21 का फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 21 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 से 1 कट गया, और ये आंसर आ गया 21 बार 21 का फैक्टोरियल माइनस 21 का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। 21 बार 21 का फैक्टोरियल माइनस 21 का फैक्टोरियल, तो 21 में से क्या 20 बार 21 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 20 बार 21 का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है इसका, तो ये आंसर को 22 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एक बार मैं बदल के दिखाता हूँ, 21 को लिख दीजिए 22 माइनस 1 इंटू 21 का फैक्टोरियल माइनस 21 का फैक्टोरियल। वो एक्चुअल में क्या होता है, सवाल का आंसर निकालने के बाद उसके लुक को मैच कराना भी अपने आप में एक वर्क हो जाता है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं। सब्जेक्टिव में तो आप यहीं पर छोड़ आइए, टीचर आपके इन स्टेप्स पे आपको फुल मार्क्स दे ही देगा, क्योंकि आंसर तो आ ही चुका है। बट ऑब्जेक्टिव में क्या सर दर्द है कि ऑप्शन मैच भी कराना पड़ेगा। अब ये जो टर्म पहला वाला दिखाई दे रहा है, ये बन गया 22 का फैक्ट। 22 का कैसे बन गया समझ गए ना, 21 के सामने 22 है तो राजमुकुट 22 को पहनाया जाएगा। और ये 21 का फैक्टोरियल और 21 का फैक्टोरियल 2 बार है, तो 2 बार 20, ऐसा लुक मुझे दिख रहा था। एक बार और मिला लूं, 22 का फैक्टोरियल माइनस 2, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल यही है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना। तो चलिए, ये था सिग्मा समेशन का 184। आगे बढ़ते हैं, ये 2022 में पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। 184 के बाद अगला डिस्कशन हम बनाएंगे 197, मैंने अगला पिक किया है। ये सवाल थोड़ा अलग है, लीक से हट, इसीलिए इसको उठाया है। ये 2019 में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा अलग सा है, एक बार इस पे डिस्कशन करेंगे। ये जो ब्रैकेट आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट आप इन क्वेश्चन में देख रहे हैं वो क्या है, देखिए ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं, ये सारे ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगे हुए इन सारे ब्रैकेट्स में आपको इस कंप्लीट टर्म को सॉल्व करके बताना है, इसका आउटकम क्या, थीम क्या है पहले सवाल में वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार आप इसको पढ़ें, 2019 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है, और x बॉक्स के अंदर जो लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, जो x है। आपको इस पूरी सीरीज का सम निकालना, सम ऑफ दिस, ठीक है, इस सीरीज का सम करना है आपको।
ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं बॉक्सेस में, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म है। इन सब का सम कितना आएगा आपको ये बता। सवाल आसान है, लेकिन क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व था तो ऐसा एक भी सवाल अभी तक पिक नहीं था हमारी लिस्ट में, इसलिए मैंने इसको पिक किया। अब एक बार इस पर डिस्कस करके ये समझ जाओ कि ऐसा सवाल करा कैसे जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद दिला देता हूँ, ये होता क्या। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था उस पर चर्चा कर लेते हैं। 197, तो ध्यान दीजिए, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है उस वैल्यू x में से आप केवल उसका इंटीग्रल पार्ट ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि चलिए फ्रैक्शनल का इस्तेमाल किए बिना बोलता हूँ, इंटीग्रल पार्ट लेना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आप x ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर रहे हैं और एक एग्जांपल के रूप में अगर आप 3.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं तो आप 3.97 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा पिक, ठीक है ना। ये जो 3.97 है ये 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 3, समझने की कोशिश कीजिए। 3 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जिस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल रहे हैं उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं आप सबकी लिस्ट बनाओ पहले, और उस भीड़ में जो सबसे बड़ा है उसे पिक कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम इसलिए पड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इससे छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा है ना, तो नाम को ध्यान से समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर, कई बार बच्चे बोलते सर आपने 3.97 से भी छोटा नंबर पिक किया तो इसका नाम ग्रेटेस्ट क्यों पड़ा, ये तो लीस्ट है। लीस्ट नहीं है, 3.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पिक करने का मतलब है इससे छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा। इससे छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा जो होगा है ना वो कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो, ठीक। अच्छा, लीस्ट इंटीजर अगर होता तो क्या होता है इसको भी समझिए। अगर 3.97 का आप लीस्ट इंटीजर निकाल रहे होते तो वो हो जाता 4, क्योंकि तब हम रिवर्स लैंग्वेज में बात करते। हम तब कहते कि 3.97 से बड़े जितने इंटीजर, उन बड़े इंटीजर्स में जो सबसे छोटा है अब वो। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट की भी बड़ी महिमा है साहब, एचसीएफ और एलसीएम जैसी लैंग्वेज है ना इनकी। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो उस नंबर से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा, और जो लीस्ट इंटीजर है वो उस नंबर से बड़े इंटीजर्स में सबसे छोटा है। बड़ों में सबसे छोटा और छोटों में सबसे बड़ा ही ढूंढा जाएगा ना। अगर बड़ों में सबसे बड़ा ढूंढोगे भैया तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर छोटों में सबसे छोटा ढूंढोगे तो वो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जिसने भी नाम रखे हैं बड़े सोच के रखे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर माने ग्रेटेस्ट, छोटों में बड़ा, और लीस्ट इंटीजर मतलब बड़ों में छोटा, ठीक है। चलिए ये तो मीनिंग की बात हुई। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर ला रहा हूँ स्क्रीन पे, फिर डिस्कस करेंगे। -1/3 है और उसके बाद -1/3 के साथ -1/100 और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कितने टर्म तक है भैया, ये है आपका पूरे 100 टर्म। तो क्वेश्चन क्या एक बार देख ले, -1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1/3 -1/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1/3 -2/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ऐसे ही कई टर्म है। लास्ट टर्म के रूप में -1/3 -99/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपका पूरा सीक्वेंस है। एक बार फिर देख लीजिए, टोटल टर्म की संख्या 100 होगी, ये बात समझ लें, क्योंकि ये 99/100 और दूसरे टर्म में आया था 1/100। तो भाई साहब दूसरे टर्म में अगर 1 बाय आया है और तीसरे में 2 बाय आया है तो 99/100 जब आएगा तो 100 पूरे, ठीक है। अब फॉर x बिलोंग्स टू r दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन सम ऑफ दिस सीरीज। आपको इस सीरीज का सम, क्वेश्चन नंबर 197 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड है, 2019 में पूछा गया था, अभी तक के किए हुए सवालों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे एक बार गौर करें। सिंपल सी बात है, जब मैं -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखूंगा तो मुझे -1/3 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा चुनना पड़ेगा। अब साहब -1/3 से छोटे इंटीजर कौन कौन होंगे, -1 -2 -3, तो मैंने चुन लिया उनमें सबसे बड़ा जो कि हो गया -, ठीक। अब ऐसे ही मैं अगले में पिक करूंगा, फिर अगले में, तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी साहब। 100 टर्म है यार, कितना गिनूं। तो हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं बच्चों की इस पैटर्न में, ये एक एपी है। पहले तो आप गौर से इसको देखें कि ये एक एपी, अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं और केवल इन नंबरों को आपके सामने लिखूं बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो आपको ये एक बढ़िया सी एपी दिखाई देगी, जिस एपी का कॉमन डिफरेंस d जो है वो 1/100 विथ नेगेटिव साइन। देखते जाएं बच्चों, -1/3 के बाद अगला टर्म -1/100 यानी उससे 1/100 कम है, तो d का वैल्यू -1/100 आ गया। सबसे पहले मैं पता लगाना चाहूंगा कि इसका rth टर्म कितना है, tr, जनरल टर्म कितना है। तो tr बराबर हो जाएगा a प्लस r -1 इंटू d की जगह -1/100, समझते जाइए। तो tr आ गया इतना, ठीक है ना। अब ये बात आप लोग भी देखिए, सबसे पहला टर्म है -1/3 और सबसे लास्ट टर्म है -1/3 -99/100। अब इसको गौर से देखो यार, -1/3 -99/100 जो है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो भी आएगी वो -1 पॉइंट समथिंग आएगी, नहीं आएगी, गौर कर लीजिए। 99/100 हो गया 0.99, और ये जो 1/3 है 0.33 के अप्रोक्स, तो इनको जोड़ के तकरीबन आएगा 9 3 12 9 3 12 1 13 1.32 अप्रोक्स। तो 1.32 का मतलब है ये अभी
-2 तक नहीं पहुंच पाएगा, -1.32 पर ही ये कहानी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा सवाल जितने भी ये 100 ब्रैकेट हैं, 2 पार्ट में ब्रेक। कैसे ब्रेक हुए समझिए। ये बच्चों -1/3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है। ठीक हो गया। कई ऐसे नंबर होंगे जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दो, जब लास्ट टर्म बढ़ते बढ़ते -1.32 हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 आएगा। तो हमें बस इस सवाल में ये समझना है कि इन 100 टर्म में कितने टर्म ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आया और किसके बाद ये -2 आना शुरू। एक बार फिर से इस सवाल को मैं सिंपली एग्जांपल देके समझा दूं, फिर मैं ये सब हटा दूंगा। यहाँ से एक बार समझ लीजिए पहले। जैसे -0.9 लिखा है, अगले ब्रैकेट में -0.95 या 94 लिखा है मान लीजिए, अगले ब्रैकेट में -0.98 लिखा है, अगले ब्रैकेट में फिर -1.02 लिख दिया, और ऐसे बहुत सारे नंबर आते जा रहे हैं। तो ध्यान देने की कोशिश करिए ना कि ये -1 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये -1 बनेगा, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों ये -1.02 होगा, ये सीधे -2 बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो उस नंबर से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़े को चुनता है। तो -1.02 से छोटे इंटीजर कौन है? -2, -3, -4, उनमें सबसे बड़ा कौन है? -2। तो हम -2 को पिक करेंगे, है ना। ऐसी कहानी यहाँ पर। अब ये बीच में जो एडिशनल मैन लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इससे सवाल का फ्लो खराब होगा। ये सब हटा देता हूँ, ये खाली समझाने के लिए बोला था। अब वापस आइए सवाल में। इसी प्रकार ये जो 100 टर्म है बच्चों, इसमें भी एक लिमिट तक -1 आता रहेगा, लेकिन एक जगह पे ये कहानी ब्रेक होके -2 बन जाएगी। वही पता लगाने के लिए मैंने जनरल टर्म समझ, यानी मेरा थीम क्या जानते हैं आप? मैं इस सीक्वेंस का जो एपी है, इसका जनरल टर्म टीआर निकाल करके पता लगाना चाहता हूं कि मेरा टीआर कब -1 से छोटा होगा। -1 से छोटा मतलब कब वो -1.1, -1.2 टाइप। ठीक, तो अब मुझे पता लगाना है कि आर की किस वैल्यू के लिए ये -1 से छोटा, क्योंकि आप जानते हैं ये तो -1 से बड़ा है, ये भी -1 से बड़ा है। ये कैसे -1 से बड़ा है? एक बार मैं इन दोनों को समझा देता हूँ। पहला तो समझने की कोशिश कीजिए, ये तो 0.33 नेगेटिव है, ये तो -1 से बड़ा। अगला मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आइए किनारे, तो बताता हूँ। -1/3 हो गया -0.33, और ये जो -1/100 है ये हो गया 0.01 विथ नेगेटिव साइन, तो दोनों को जोड़ के आ गया -0.3। तो समझिए ना, ये 0.33 है, ये 0.34 है, ये 0.35 है, 0.36 है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी तो ये 1 को पार करेगा ना। जैसे ये 1 को पार कर लेगा, फिर इसकी वैल्यू -2 होने, क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूल निकालोगे तो माइनस। ठीक, तो वही मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीआर का वैल्यू कब -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक, अब मुझे सॉल्व करने दें इसको जरा सा। मैं पहले इसको एक बार ओपन करके लिख देता हूँ। ये -1/3 है, ये बन जाएगा -1/100 इज लेस देन -1, और सबके माइनस कैंसिल करके आप जानते हैं इनइक्वालिटी का डायरेक्शन पलट जाता है। अब ये ऐसा हो। ठीक, तो r -1/100 इज ग्रेटर देन 1 -1/3, जो कि बन जाएगा 2/3। तो r -1/100 2/3 आ गया, 100 को ऊपर ले आइए, तो r -1 बड़ा आ गया 200/3 से, यानी r -1 बड़ा आ गया 66.7 से, यानी r बड़ा आ गया 67.7 से। देखिए क्या नतीजा निकल गया कि r जो भी है वो 67.7 को अगर पार कर गया, अगर r 67.7 से पार कर गया तो हमारी ये वैल्यू -1 से बड़ी, और 67.7 को पार कौन करेगा जानते हैं? 68। तो r की वैल्यू जैसे ही 68 हो, यानी 68th नंबर का टर्म, 68 नंबर्ड टर्म इज द फर्स्ट टर्म इन दिस एपी लेस देन 1, लेस देन -1, है ना। तो मैंने क्या लिखा देखिए कि जैसे ही आप फिर 68th टर्म निकालेंगे, देन दैट 68th नंबर टर्म इज द फर्स्ट टर्म इन दिस एपी लेस देन -. अब 68 और उसके बाद के सारे टर्म -1 से छोटे। तो कहानी क्या दो हिस्सों में टूट गई। फर्स्ट से लेकर 67th तक सारे टर्म मोर देन -1 है, मोर देन -1। और बच्चों 68 से लेकर 100 तक जितने भी टर्म हैं वो लेस देन -1 है। कहानी क्लियर हो गई है, दो दलों में टूट गई। हमें पता लग गया कि -1 से छोटे कौन है, -1 से बड़े। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा बच्चों, तो समझ जाओ कि ये जो शुरू के 67 टर्म है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 बन के खुलेगा। हर किसी का -1, तो 67 बार -1 आएगा। और जो ये 68 से लेकर 100 तक के टर्म है, कितने होंगे टोटल? 33। कैसे पता लगाया? अगर 67 टर्म मोर देन 1 है तो 100 से 67 कम करके 33 तो बचे ना। ये 33 टर्म जो है ये -2 बन के खुलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलो में। तो ये सम देंगे -67, ये -66, और ओवरऑल जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा -130। 66 दूनी 132, एक एक्स्ट्रा, तो -130। इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए तो सिंपल सवाल है, एपी बेस्ड है, बस वो पता लगा
लगाना है कि किस जगह पे जाके ये टर्म जो है ये अपने नेचर को चेंज। दो दलों में सवाल बटा है। आप बाकी जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल इंटीग्रल वैल्यू ही ओपन होता है, तो शुरू के 67 टर्म सबके सब -1 बन के बाहर आ गए। कौन कौन थे जरा देख लीजिए। पहला था -0.33, अगला था -0.34, अगला था -0.35, -0.36, तो -0.99 तक जितने भी हैं वो -1 बन के खुले। लेकिन जब ये -1.01, -1.02 टाइप के हो तो वो सब माइनस, तो जो -2 बन के ओपन हुए वो 33 थे और जो -1 बन के ओपन हुए 67, टोटल आ गया -1। तो अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। ठीक है ना। बढ़ते जाइए आगे। 197 कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला सवाल है 200, अगला टिक मैंने 205 पे किया है, और करने की वजह ये फंक्शन पे बेस्ड सवाल है। आप लोग जानते हैं फंक्शन के सवाल जहां भी मिलते हैं मैं पिक करता हूं, क्योंकि फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस ना हर सवाल को करने का एक अलग टेक्निक होता है। तो जितनी ज्यादा उन पर रिहर्सल करोगे उतना ज्यादा क्लिक हो सकता है एग्जाम में जो सवाल आए वो किसी ऐसे सवाल से मैच करता हुआ दिखाई दे जो आपने पहले रिहर्सल किया, तो उसका बेनिफिट। इसीलिए फंक्शन के सवाल उठाने चाहिए जहां तहां से भी मिले। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। 205, लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3। मैं इसको लिख लेता हूं पहले वहां पर। क्वेश्चन नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 205, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू fx। एक बार देख लेता हूं, यही लिखा है कि यस। लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट a प्लस b प्लस c इज a प्लस b प्लस c इज 3। ये एडिशनल सब, ये एक एडिशनल हेल्प दी है। अब कहता है एंड fx प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy प्लस xy। ये फंक्शन के फीचर fx प्लस y x इंटू y x प्लस y है। fx प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy प्लस प्रोडक्ट ऑफ x एंड, ये एक फंक्शन की प्रॉपर्टी के रूप में इक्वेशन दी है। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो खैर होगा ही क्योंकि वैल्यू डोमेन से ही उठाएंगे आप, और डोमेन रियल नंबर का ही लिया जाएगा। देन सिग्मा 1 टू 10 fn इक्वल टू, क्या बात है, सवाल है सिग्मा n बराबर 1 टू 10 fn। सिंपल सा सुनना है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f10 तक जोड़ना है, बस सिंपल, बात खत्म हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूँ। इस टारगेट को लेके हम लोग, ये हमारा सवाल है, हमको f1 से लेकर f10 तक सारे वैल्यूज को जोड़ के जवाब। वापस आ जाइए, एक बार और पढ़ने का मौका दूंगा। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx का वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और a प्लस b प्लस c का सम 3 है। fx प्लस y fx प्लस fy प्लस x इंटू y से दिया जाए। आपको ये समेशन कैलकुलेट करना है, n को 1 से 10 तक रखना है और fn को जोड़ना है। माने आपका सवाल है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f10, इनका सम आपको ठीक कैसे करेंगे। देखिए सिंपली कैसे उठाया जाएगा, सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होगा उसको पकड़ते हैं। एक चीज पे मेरी नजर शुरू से ही टिकी हुई है, जब मैं आपको ये सवाल लिख के दिखा रहा था तो एक बात यहाँ पर बार बार मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जब आप फंक्शन के किसी क्वेश्चन को करते हैं ना यार, तो सपोर्टिंग हेल्प, दी हुई कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने का प्लान। जैसे एक बात पे आपकी भी नजर जा रही होगी कि अगर इस गिवन फंक्शन में मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, भाई आपने बोला है कि x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, अगर रख सकते हो तो मुझे 1 रखने दीजिए। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो बाय इक्वेशन नंबर 1 मुझे f1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, गौर करिए, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये a प्लस b प्लस c है जो कि 3 थी। तो यहीं से क्वेश्चन क्रैक हो गया, मतलब टूट गया ना क्वेश्चन। अब पता लग गया कि क्वेश्चन किस रास्ते जा रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी जद्दोजहद करके ये पता लग गया कि f1 का वैल्यू, अब f1 का वैल्यू निकालने के बाद बाकी काम हमारा ये स्टेटमेंट करेगा। जैसे आपने कहा सर f2 भी निकालिए ना, तो f2 जब मुझे निकालना होगा तो मैं x और y दोनों की जगह 1 1 रखूंगा किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन नंबर 2 f1 प्लस 1 बराबर f1 प्लस f1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, f1 का वैल्यू 3 है, f1 का वैल्यू 3 है और 1 1 जब 1 ये 7 आ गया। तो f2 का वैल्यू आ गया आपका 7। अब f3 जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, f3 निकालने के लिए एक की जगह 2 रख देंगे, एक की जगह 1। जैसे x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, तो f2 प्लस 1 बराबर आ गया f2 प्लस f1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। और अब ये कितना आ गया, देखिए f2 आ गया आपका 7, f1 था आपका 3 और 2 1 जा 2 7 3 10 2 12, तो ये नंबर आते जा रहे हैं। देखिए f1 आ गया, f2 आ गया, अब ये f3 का वैल्यू, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। f1 हमने निकाल लिया था 3, यहाँ लिख देता हूँ f1 3 था, f2 7 है, f3 12। अब इसी प्रकार आप करते रहिए भैया, एक बार दोनों की जगह 2 2 लगा दीजिए ना, x y दोनों की जगह, मतलब ये कंडीशन से आप कुछ भी उगा सकते। तो क्या बन जाएगा, f2 प्लस 2 इक्वल टू f2 प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये बन जाएगा f2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब f2 है 12
नहीं F2 12 नहीं था, F2 था 7, तो 7 + 7 + 2 दूनी 4 यानी कि 18 आ। एक बात यहाँ पर मेरे दिमाग में और आ रही, आप लोगों के दिमाग में भी आ सकती है, इसलिए उसका समाधान कर दूं। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं F4 निकालने के लिए 3 + 1 करता तो भी 18 ही आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक बार करके देखिए, F3 + 1 आप करेंगे तो लिखेंगे F3 + F1 + 3 × 1। F3 का वैल्यू आ गया था 12 12, F1 था आपका 3 और 3 1 जा, तो अभी भी है 8। तो ऐसा मत सोचिएगा कि रास्ते बदल जाएंगे तो आंसर बदल जाएगा। अगर सवाल सही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किस रास्ते आप घुसे हैं, ये F4 का वैल्यू जो है वही आएगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे, ठीक है ना। तो ये आ गया F4 12 + 3 + 3 8। ऐसे ही 5 की वैल्यू निकालेंगे 6 की, लेकिन जो पैटर्न मुझे देखना था ना, मुझे दिख गया। पहला टर्म 3 आया, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा 18। तो इनके ऑर्डर का पता लग चुका है कि ये कैसे आ रहे हैं। अब आइए सीधे सीधे, हमसे बोला है कि फंक्शनल सम बताइए। हमारा सवाल आप एक बार और देख लीजिए, हमें सिग्मा निकालना है Fn का 1 से लेकर 10 तक n को बदलना है, यानी F1 + F2 + F3 + F10 जोड़ना है ना इनको। तो आइए इनको ऐड करते हैं, क्या बनेगा कंडीशन यहाँ देखते रहिए। अब मैं यहाँ पर सबको ऐड कर रहा हूँ और इनके सम का नाम S रख रहा हूँ, तो S बराबर आ जाएगा सबसे पहला टर्म F1 + F2 + F3 और ऐसे ही 10 टर्म जोड़ने। 10वां भी मुझे पता नहीं लगा तो मैं उसको T, 10वां मैं इसलिए पता नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि F10 निकालने के लिए फिर मुझे, अगर मैं उसको 5 में भी तोड़ता हूँ तो मुझे पहले F5 चाहिए, तो क्यों इतना सरदर्द हम पाले, हमें पैटर्न का तो पता लग ही चुका है, उसी को यूज कर लेंगे, है ना। तो S बराबर F1 + F2 + F3 + T, हमने nth टर्म को T मान लिया। यहाँ पर nth टर्म 10वां, लेकिन अभी मैं नहीं बोलना चाहता 10वां, अभी तो मैं जनरल टर्म मानूंगा, उसको T लिखूं। तो ये 10 टर्म का सम मैंने S मान लिया और nth टर्म को मैंने T मान लिया। अच्छा, इनका सम अगर S, तो एक बार इनकी वैल्यू पुट कीजिए। पहला वैल्यू 3 था, दूसरा 7 था, उसके बाद 12, F4 भी निकाल, एक और लिख देता हूँ, वो था 8। वैसे F4 निकालने के बाद ही आइडिया लगा था कि ये पैटर्न कैसे जा रहा है, ठीक। और अब मैं क्या करूंगा जानते हैं, ये मैंने पढ़ा है, जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तो मैंने एक मेथड बताई थी जिसका नाम मैंने डिफरेंस मेथड। कभी भी अगर नंबर से रिलेटेड कोई सीक्वेंस आपको दिया और आप उसके पैटर्न को हल्का सा कनेक्ट कर पा रहे, जैसे यहाँ मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ जानते हैं, ये डिफरेंस 4 है, फिर ये 5 है और अब ये 6 है, यानी एक सीक्वेंस मुझे दिख गया। तो कभी भी ऐसा कोई प्रोग्रेशन आपको दिख जाए जिसका पैटर्न आप हल्का सा समझ रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वो एपीजीपी नहीं है, तो डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल किया। डिफरेंस मेथड में आप इसी सीरीज को इसी से घटाओगे, एक कदम आगे बढ़ा। अब क्या बनेगा देखो, S से S घटाया, ये सब टर्म माइनस हो रहे हैं, तो ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, बस जो मैं चाहता था वो हो गया, और ये -T लास्ट। अब आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक के दायरे में n टर्म है और ये टर्म इस इलाके से बाहर निकला है, तो इस -T को जब आप वहां भेज देंगे तो ये पूरे n टर्म। ये बात अलग है कि यहाँ पर n नहीं 10 टर्म, तो वो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम मान के चल रहे कि n टर्म या 10 टर्म भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अभी जब आप ऐड करेंगे तो T निकलेगा, इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप इनको n टर्म मान के ही पहले सॉल्व कर लें, तभी आप जनरलाइज कर पाएंगे ना। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, हमें जोड़ना है F1 से लेकर Fn तक और n का वैल्यू 1 से 10 तक, ये है क्वेश्चन आपका। लेकिन आप एक पल के लिए मान लीजिए कि हमें F1 F2 F3 Fn तक, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में n के टर्म में आंसर दे दूंगा तो आप बस n की जगह 10 लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वो ज्यादा सूट है, क्योंकि उस मेथड को सीख के आप 1 से 10 तक के बजाय अगर कल को 1 से 20 तक भी क्वेश्चन आ गया तो उसको कर पाएंगे, ठीक। तो जनरलाइज करके करेंगे। T आ गया ये, अब इसके n टर्म का सम लिखने दीजिए मुझे। क्यों लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ये AP दिखाई दिया, तो सम क्या लिखूंगा देखो, ये हो जाएगा n/2 इंटू, ये n टर्म क्यों है एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये n टर्म थे, जब आपने एक लाइन आगे बढ़ा के लिखा तो एक टर्म इस इलाके से बाहर चला गया, जो बाहर चला गया वो माइनस में था, उसे दूसरी तरफ भेज दिया। तो अगर वो दूसरी तरफ चला गया तो बाकी इस डिपार्टमेंट में तो पहले भी n ही टर्म थे ना, तो अभी भी तो n होंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो t का वैल्यू आ गया n/2 इंटू 6 प्लस n-1, इट इज हाफ n इंटू n प्लस, है ना, ये आपका T आ। और आप जानते हैं T में सिग्मा करके S निकल जाए, इसलिए मैंने T के टर्म में निकाला। अब आप जानते हैं T का सिग्मा ही समेशन कहलाता है, तो S निकालने के लिए मैं इस हाफ n इंटू n प्लस 5 में सिग्मा लगा दूंगा और ये बन जाएगा हाफ सिग्मा n² प्लस सिग्मा 5n। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, हाफ आपका बाहर आ गया और ये हो गया सिग्मा n² जो कि होता है 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1, और ये सिग्मा 5 बाहर चला जाएगा। आप जानते हैं कांस्टेंट है n सिग्मा होता है n इंटू n प्लस। और अब आप कुछ मत करिएगा, बस n की जगह आप 10 लगा दीजिए, आपका आंसर है। तो आपके लिए बस एक छोटा सा काम छोड़ा है, नाउ पुट n बराबर 10। 10 भी क्यों पुट करना वो भी बता देता हूँ, नाउ पुट n बराबर 10 टू गेट आंसर, है ना। ऐसा भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमको
जो समेसन निकालना था उसमें n को 1 से 10 तक, तो हमने जनरल आंसर निकाल दिया, इसमें 10 रखना, 10 रख करके आप बता दीजिए कि ये समेसन कितना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी 205 कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे 05 के बाद हमारा अगला सवाल है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में हम आ गए हैं। थोड़ा हर टाइप के करने जरूरी है, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हमने किया था 215, उसके बाद ये सवाल सब इसी पैटर्न के हैं, समेसन पे बेस्ड, कुछ अलग नहीं है इनमें। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में हमने पिक किया 218। हमारा अगला सवाल है 218। आइए इस पे क्वेश्चन नंबर 218। अब एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन दिया है और नया सवाल है, इसलिए इंपोर्टेंस भी बढ़ जाती है। 2023 में अप्रैल में पूछा गया और अभी आप 2024 का जनवरी वाला एग्जाम दे रहे हैं, यानी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक छोटी सी सीरीज थी, इसके टर्म इतने छोटे छोटे हैं, देख लीजिए इतने छोटे छोटे, ये चौथा टर्म है इतना भयानक। और आपसे बोलता है कि इफ द सम ऑफ दिस सीरीज इज अल्फा बाय, वो कह रहा है इस सीरीज को जोड़ के ना अल्फा बाय बीटा आर, और साथ में बता रहा है कि अल्फा बीटा को प्राइम है, तो आपको अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू। सबसे पहले ये टर्म है क्या, ये थोड़ा सा शांत होकर हमको पता लगे तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला टर्म तो चलिए ठीक है, इसका लुक तो ब्यूटीफुल है, 1/2 माइनस 1/3। दूसरे टर्म से मैं उठाना शुरू कर रहा हूँ, वहां ले जा रहा हूँ, स्क्रीन में करके देखिए। जो पहला टर्म है बच्चों सीक्वेंस का, वो है 1/2 माइनस 1/3। कोई दूसरे पे आइए साहब, दूसरे टर्म से गेम शुरू होता है। ये है 1/2 माइनस प्लस माइनस प्लस का ऑर्डर बदलना है ना, ठीक है मैं लिख देता हूँ। ये टर्म है ऐसा, प्लस माइनस अल्टरनेट बदल रहे हैं और इस तरह से ये दूसरा टर्म है। अब गौर से अगर आप देखें तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 स्क्वायर है, और इसका कॉमन रेशियो कितना है वो, इसका जो कॉमन रेशियो है, एक सेकंड रुकिएगा, इसका कॉमन रेशियो है 1/2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, इट इज -2। आप दूसरे में पहले से डिवाइड कर लीजिए या तीसरे में दूसरे से भी कर सकते हैं, जो भी आप करें आपकी चॉइस है। ये आएगा कॉमन, फर्स्ट टर्म है आपका 1/2 स्क्वायर, तो इसका समेसन एक बार मुझे निकालने दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ ये T2 सुंदर दिखेगा तो कैसा, क्या होता है जीपी के समेसन का फॉर्मूला, वो भी लिख देता हूँ बगल में। S बराबर होता है A r⁴n- अपॉन r-1, है ना। और r अगर 1 से छोटा हो तो इसी फॉर्मूले को आप पैटर्न बदल के भी लिख सकते हैं, 1 - r⁴n अपॉन 1r। एक ही बात, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 पहले आएगा या दोनों जगह नहीं। बात तो इस समेसन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके अब जब मैं लिखूंगा T2 को तो क्या बनेगा, देखिए ये भी एक जीपी है, इसमें 3 टर्म है और मुझे इनको सम करना है। क्या आएगा देखिए, a 1/2 का स्क्वायर, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये है आपका 1 - -2/3। तो T2 जो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इस तरह से T2 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, देखिए 1/2 का स्क्वायर ये हो गया और ब्रैकेट में आ गया 1 + 2/3 का होल क्यूब अपॉन 1 + 2/, ऐसा गौर करते हैं आप लोग। 1 + 2/3 डिनोमिनेटर पे आ गया और इस तरह से ये T2 का सेकंड टर्म, मतलब अगर थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ऐसा दिख, जबकि फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ऐसा, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड टर्म भी निकालेंगे आप। थर्ड टर्म क्या बन जाएगा वो देखिए, थर्ड टर्म सीक्वेंस का ये और बड़ा टर्म है ना। अभी तक हमने कौन कौन से टर्म निकाल लिए, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये टर्म आ गया 1/2 का स्क्वायर, 1 + 2/3 का होल क्यूब, 1 + 2/3, और एक टर्म आ गया है पहले वाला उस तरह, ठीक है। ऐसे ही और भी टर्म हम निकालते रहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। क्या निकलेगा थर्ड टर्म वो भी देख लीजिए एक बार। एक कम से कम और टर्म निकालता हूँ ताकि इन टर्म को फिर मैं अरेंज कर दूं आप लोगों को। T3 क्या होगा ये देख लीजिए एक बार। T3 है आपका 1/2 के क्यूब से स्टार्ट, 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर, एक बार 3 आ जाएगा, -1/2 3 का स्क्वायर, और नहीं ये प्लस कीजिए, एक प्लस एक माइनस चल रहा था ना, और -1/3 का क्यूब। बस एक इसको और निकाल लेते हैं, पूरा पैटर्न ही समझ में आ जाएगा आपको। तो 1/2 का क्यूब -1/2 का स्क्वायर, 3 + 1/2 × 3 का स्क्वायर -1/3 का क्यूब, ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक। अब ये जो टर्म बन रहे हैं, इन टर्म को हमको सॉल्व करके बताना ये क्या है। ये जीपी है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इसका कॉमन रेशियो भी सेम उतना ही है जितना पहले था। एक बार फिर भी निकाल के बता देता हूँ। कॉमन रेशियो के लिए आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड टर्म है 1/2 का स्क्वायर × 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/2 का क्यूब, ये आ गया -2/, तो आपका कॉमन रेशियो -2/3 आ गया। और फर्स्ट टर्म इस बार 1/2 का क्यूब है, तो इसका जो समेसन आ जाएगा 4 टर्म का। इस बार गौर करें, T3 में 4 टर्म है, ये भी एक जीपी, और समेसन हमको निकालना है। तो पहला टर्म आ गया 1/2 का क्यूब, 1 - r की जगह -2/3 की पावर 4 अपॉन 1 - -2/3। ये फॉर्मूला वही वाला है जो ऊपर लगाया था बच्चों। 3 टर्म की जगह अब 4 टर्म है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बनता है, तो 1/2 का क्यूब, और ये बन जाएगा 1 - 2/3 का होल 4। सॉरी, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट का माइनस है उसको
मैंने हटा दिया, आप लोग गौर कर रहे होंगे, क्योंकि 4 पावर इवन, ये माइनस की 4 पावर प्लस और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 + 2 बाय, ये देखिए ऐसा, ठीक है ना। अब तीसरा टर्म दूसरा टर्म सब आ गए ना, इतने से ही सवाल को निपटा देंगे हम लोग। कैसे निपटाएंगे अब गौर करिए। पहला टर्म आपके सामने है, दूसरा भी आपके सामने है, तीसरा, ठीक। दूसरे टर्म को रीअरेंज करके ऐसा बना दिया है। थोड़ा सा इसको और सुधारूंगा आपके लिए, गौर करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें जो न्यूमरेटर का 2 है ना बच्चों, ये 2 का क्यूब अब मैं बाहर खींच, इस स्टेप को जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस स्टेप में मैं इस 2 के क्यूब को जब बाहर खींचूंगा तो ये जो बाहर 1/2 का स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, गौर करें, ये बन जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का। ये स्टेप जिसने समझ लिया ना, बस उसने पार कर दिया। अच्छा, ऐसे ही डिनोमिनेटर से भी ये 2 बाहर की, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3। असल में फॉर्मेट इस लुक में बहुत सुंदर लगेगा। क्या किया मैंने, सुनिए, मैंने न्यूमरेटर से ये वाला 2 का क्यूब बाहर खींचा, ये 1 नहीं दे पाता 2 का क्यूब, तो मैंने इसको 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब अपने माइंड में प्लान कर लिया। मैंने सोच लिया ये 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब है, बात तो एक ही है। अब इससे भी 2 का क्यूब मांग लिया और इससे भी 2 का क्यूब, तो वो बाहर आ गया। अब ये बन गया 1/2 का क्यूब और ये बन गया 1/3 का क्यूब। मैंने दोनों को सेपरेट कर, ये प्लान था। ऐसे ही डिनोमिनेटर में इससे मैंने 2 मांगा, लेकिन बगल वाला 1 बेचारा नाराज हो गया, वो कह रहा मेरे पास तो है ही नहीं 2। मैंने कहा तू अपने को 2/2 समझ ले। अब दोनों ने 2 बाहर दे दिया, ये बन गया 1/2, ये ठीक है ना। इससे फायदा सुनिए ना, अभी इससे फायदा ये हुआ भैया कि अब मैं इस पेन से ये सब 2 उड़ा, कितना सुंदर लग रहा था। ऐसे ही चौथे में ये जो T3 निकाला था, इसको भी थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाते हैं। ये जो 2 की पावर 4 है ना, इसको मैं बाहर, लेकिन ये बगल वाला नाराज हो जाएगा, तो इसको पहले मैंने कहा तू अपने को 2 की पावर 4/2 की पावर 4 समझ। अब दोनों से जो न्यूमरेटर वाला 2 की पावर 4 था वो बाहर मांग लिया, तो बाहर आ गया 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, और अंदर बचा 1/2 की पावर 4 माइनस 1/3। फिर से सुन लीजिए बात को एक बार, ये 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 है, दोनों के न्यूमरेटर वाले 2 की पावर 4 बाहर आ गया, इसका डिनोमिनेटर वाला 2 की पावर 4 ये है, और ये 3 की पावर। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले के साथ भी करिए बेचारे, इससे भी 2 मांगिए बाहर, ये वाले से, और ये 2 देने के लिए पड़ोसी से कहिए अपने को 2/2 मान ले। दोनों अगर 2 बाहर दे दें, हमारा काम बन जाए भैया, ये 1/2 प्लस 1/3 बन जाएगा। अब ये 2 का क्यूब, ये 2 की 1 पावर, कुल मिला के 2 की 4 बराबर। हर टर्म को ऐसे ही सुंदर बन। अब आप गौर से अगर देखेंगे तो ये सारे टर्म सुंदर बनते जा रहे हैं। पहले के साथ भी मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। इस पहले को मैं क्या लिख रहा हूं, इसको आप गौर से देखिए, ये 1/2 माइनस 1/3 है, इसके कंजुगेट 1/2 प्लस 1/3 से ऊपर नीचे। अब आप कहें सर ऐसा क्यों किया, तो रीजन है बेटा, जब T2 की शकल मैंने देखी तो मुझे डिनोमिनेटर में ये नजर आया, फिर मैं T3 के पास गया, मैंने कहा तेरे पास भी है, यानी मैं देख रहा हूँ कि हर टर्म के डिनोमिनेटर पे 1/2 प्लस 1/3। भैया अगर पैटर्न बनाना है तो पहले वाले के पास भी तो होना चाहिए ना। तो अब ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, माने 1/2 का स्क्वायर, उसी लुक में लिख देते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे है 1/2 प्लस। अब ये हमारा T1, ये T2, ये T3, और अब यकीन मानिए अगर T4 आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं सीधे लिख दूंगा, अगला होगा 1/25 प्लस 1/35 अपॉन 1/2 प्लस 1/3। आप कहेंगे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैं अल्टरनेट देख रहा हूं। जब T1 लिखा था तो माइनस आया था, जब T2 लिखा तो ये प्लस आ गया, जब T3 लिखा तो फिर से माइनस आ गया, जब T4 लिखूंगा तो फिर से, तो साइन भी बदल। अब सवाल पे वापस आ जाइए, हमें इस छोटे से सीक्वेंस को ऐड करना था और इसको अल्फा बाय बीटा से कम, इतना सा सवाल है बस, कि इन सभी टर्म्स को ऐड करके अल्फा बाय बीटा से कंपेयर कीजिए। अल्फा बीटा को प्राइम होने चाहिए, अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू, ठीक। तो अब मैं ये सीक्वेंस के चारों टर्म मैंने निकाल लिए हैं, मैं इनको सम कर रहा हूं। अब ध्यान, T1 की वैल्यू आ गई है 1/2 का स्क्वायर। क्या करना है गौर कर लीजिए, पहले हमें T1 T2 T3 T4 जिनको हमने रीअरेंज कर दिया उनको ऐड कर। तो T1 का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस 1/3। अगला टर्म है 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब अपॉन 1/2 प्लस 1/3। अगला फिर से है 1/2 की पावर 4 माइनस 1/3 की पावर 4, यानी जब भी इवन पावर आ रही है बीच में माइनस आ रहा है, और जब ऑड पावर आ जा रही है तो बीच में फिर से प्लस आ। ये देखिए 1/2 प्लस 1/3, और इसी प्रकार के और टर्म आपको जोड़ना है, इनफाइनाइट तक जोड़ना होगा, क्योंकि जिक्र नहीं किया है कितने टर्म है, तो इनफाइनाइट तक है इसका। और अब देखिए अगर मैं इसको 2 सीरीज में तोड़ दूं, डिनोमिनेटर तो जोड़ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा 5/6, तो इसको तो 5/6 को 6/5 लिख के बाहर, समझ गए होंगे आप लोग, ये सब 5/6 है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 6/5 बन जाएगा, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में मेरे पास है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, और सबके माइनस कॉमन लेके बच्चों 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब एंड अप टू इन। ये मैंने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। पहले टर्म सबके अलग ले लिए और दूसरे टर्म अलग,
सॉरी दूसरे टर्म अलग ले लिए, लेकिन थोड़ा गलती भी किया मैंने, देख ली अपनी गलती। इसमें माइनस था, फिर इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, फिर इसमें प्लस था, हो तो इसका मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे अंदर भी अल्टरनेट टर्म बदलने चाहिए थे, ये मैंने जल्दीबाजी में सब पे प्लस लगा दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि इन सबके साइन पलटते, है ना। अगला होता था 1/s, है ना। गौर करिए ना इस बात पे, पहले ये माइनस था, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, फिर ये, तो जब माइनस कॉमन चला गया तो इसके आगे प्लस लग गया, इस पे माइनस लगेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ऐसे। और अब चूंकि दोनों जीपी हैं तो हमारे लिए आसान है। ये पहली जीपी का सम हो जाएगा a/1 - r। मैंने क्या किया समझ जाइए, इनफाइनाइट जीपी का समेशन फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म अगर पता हो और कॉमन रेशियो मालूम चल जाए तो a/1 - r। और दूसरा जो सीक्वेंस है उसके पास भी आइए, एक बार दूसरे सीक्वेंस पे आइए, ये बन जाएगा a/1 - r। इसका -1/3 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो 1/3 नहीं आएगा, -1। तो ये दूसरा वाला सीक्वेंस हो गया। और अब इसको मुझे सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। 6/5 बाहर से भैया, 1/4/1/2 ये आ गया, और 1/9/4/3। तो सॉल्व करके 6/5 ये बन गया 1/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और ये आ गया -1/। बस अब इसके बाद आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर आप, है ना। अब ये जो आएगा इसको अल्फा बाय बीटा से कंपेयर करके आंसर निकालना आपका काम है। लेकिन अल्फा बाय बीटा को जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है अल्फा बीटा कोप्राइम कुछ ऐसा बन जाए। तो ये जाएगा 6/5 × 5/12, 5 से 5 कटा, 6 से 12, 1/2 बराबर अल्फा बाय। अब चूंकि 1 और 2 कोप्राइम है तो अल्फा 1 हो गया और बीटा 2। अब इसके आगे जो सवाल पूछा उसके ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट 218 किया मैंने। तो चलिए अभी 1-2 सवाल और हैं, तो एक क्लास और कल की लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सवाल बचे हैं उसको निपटाने के लिए कल एक क्लास और चला लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए, तो जितना जितना बताते जा रहा हूँ उतना उतना तो फिलहाल देखते जाइए, है ना। और मेरा कोशिश रहेगा कि जब अप्रैल वाला राउंड आए तब तक मैथ्स का ये सेशन कम रहा मेंस के लिए, फिर इन्हीं सब चैप्टर के आगे एडवांस की सीट हम जोड़ना शुरू, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं, बाय।